इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे कक्षा 10 के अध्याय 10। टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, जो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देखें और वीडियो को प्यार दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने का शक्ति प्रदान करता है, जो हमें देखने का शक्ति देता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्यों होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो प्रकाश दूसरे माध्यम में इसका संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों हुआ? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कौन गया? तो प्रकाश गया। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है? अपवर्तन होता है। ये क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये देखते हैं। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है, ठीक है। सभी माध्यम का अलग अलग क्या है? प्रकाश की चाल है, ठीक है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि जल में प्रकाश की चाल कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये प्रकाश की चाल में डिफरेंट माध्यम में डिफरेंट प्रकाश की चाल है। इसके कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण। फर्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। स्विमिंग पूल जो होता है नहाने वाला, अगर आप उसको बाहर से देखिएगा तो वो कम गहरा नजर आएगा, हालांकि वो क्या होता है? ज्यादा गहरा होता है, ठीक है। वही बोल रहा है कि इसका स्विमिंग पूल का तल जो होता है, निचला भाग, वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। जितना गहराई होता है उतना नहीं दिखता है, थोड़ा उससे ऊपर दिखता है। दूसरा है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होता है, ठीक है। एक ग्लास में क्या करिए, आप पेंसिल डुबोइए, ग्लास में पानी लीजिए और पेंसिल को रखिए। अगर आप बाहर से देखते हैं उसको तो क्या नजर आएगा? वो पेंसिल थोड़ा सा टेढ़ा नजर आएगा, ठीक है। तीसरा है, कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। यही है, कांच गिलास में पानी लीजिए, उसमें नींबू को डुबाइए तो नींबू का आकार जो है थोड़ा उसमें बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है। और चौथा है, कागज पर लिखे शब्द ग्लास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, ठीक है। इसको हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक गिलास पानी लिए हैं, ठीक है। एक गिलास है, क्या है लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया गिलास। इसके अंदर क्या किए हैं? पानी लिए हैं, ठीक है। अब पेंसिल को क्या किए हैं? यहाँ पे डुबोए हैं, ठीक है। पेंसिल को क्या किए? पानी में डुबो दिए। तो पानी में डालने से तो पेंसिल तो सीधा रहेगा, लेकिन हम जो बाहर से देख रहे हैं, ग्लास के बाहर से देख रहे हैं, वो क्या है? हमको थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। देखिए पानी में एक्चुअली है कहाँ? पेंसिल तो है यहाँ पे। जब हम गिलास के बाहर से देख रहे हैं तो हमको पेंसिल यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिख रहा है ना? पेंसिल मुड़ा हुआ है। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये एक गिलास पानी लिए हुए हैं, इसमें पेंसिल को डुबा दिए हैं। तो हम बाहर से अगर हम देख रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है? हमको क्या लग रहा है? यहाँ पे पेंसिल मुड़ा हुआ दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है। ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश
प्रकाश के चाल में परिवर्तन का कारण होता है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल अलग है और पानी में प्रकाश की चाल अलग है, तो इसके कारण होता है ये टेढ़ा दिखता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिए हुए यहाँ पे देख रहे मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। ठीक है, ये जब मछली पकड़ता है तो किस तरह से पकड़ता है, ये है आपको विरल माध्यम। ठीक है, ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तब तक सब एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। तो विरल माध्यम में प्रकाश चाल अलग है, यहाँ पे वायु में प्रकाश चाल अलग है और पानी में प्रकाश चाल अलग है। तो जब मछुआरा मछली को देखता है तो मछली दिखता है, ये मछली यहाँ पे दिखता है उसको, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मछली है। जब मछुआरा निशाना लगाएगा तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मछुआरा निशाना लगाएगा, तब इसको मछली पकड़ाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण। दूसरा उदाहरण ये है, कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नींबू है, लेमन। ठीक है, अगर इसको कांच के गिलास में पानी भर दिए हैं, पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, नींबू को गिलास में डालते हैं। ठीक है, अब इसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए, वास्तविक आकार से क्या होता है, बड़ा प्रतीत होता है। ये किसके कारण हो रहा है, तो अपवर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है, नींबू उतना ही बड़ा है, लेकिन हम जब गिलास के बाहर से देख रहे हैं तो नींबू हमको पानी में बड़ा दिख रहा है। ठीक है, वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, ये होता है अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये एक ही तल का क्या मतलब है, एक ही तल में होने का मतलब ये है कि ये हुआ आपतित किरण। ठीक है, ये हो गया परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु पे होते हैं भाई ये। ठीक है, ये एक प्लेन है। ठीक है, ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है। ठीक है, तो ये एक ही तल मतलब एक ही बिंदु पे कहीं पे मिल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है, यानी साइन आई बाय साइन आर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये साइन आई बाय साइन आर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब इसको समझते हैं। ठीक है, ये अलग माध्यम है, ये है रेयर माध्यम, ये है डेंसर माध्यम। ठीक है, मीडियम। तो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण जो एंगल बना रहा है वो इसको आई से डिनोट किए हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे अभिलंब के साथ जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, आर से डिनोट किए हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण को आई से और परावर्तित किरण को आर से किए हैं। तो ये साइन आई क्या है, साइन क्या है, ये साइन है, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। साइन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी बोलते हैं, यानी स्नेल लॉ भी बोलते हैं। अपवर्तनांक जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ये होता है n, इसको n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसे अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। यदि माध्यम 1 में निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, यानी अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। n इक्वल टू सी में भी, जहां पे c क्या है, c का वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये c क्या है, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में यानी वैक्यूम में। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42 है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। ठीक है, प्रकाशिक सघन माध्यम, दो माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है, यानी अधिक अपवर्तनांक वाला सघन होता है। ठीक है, प्रकाशिक विरल माध्यम, दो माध्यम की तुलना करते समय
कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम होता है। ठीक है, कम अपवर्तनांक वाला क्या होता है? विरल माध्यम होता है। और ज्यादा अपवर्तनांक वाला क्या होता है? सघन माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। ठीक है, ये दोनों की ये रेखा जो है ये दोनों को अलग करती है। ठीक है, और बीच में क्या है? ये अभिलंब ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब ये क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, इसको जाना चाहिए कहाँ पे? तो ये सीधा लाइन जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ? ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, ये किसके कारण हुआ? ये भी प्रकाश की चाल के कारण हुआ, क्योंकि इसका प्रकाश की चाल ज्यादा है और इसकी प्रकाश की चाल कम है। इसके वजह से क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसको अब डायग्राम से देखते हैं। देखिए, ये ऊपर वाला क्या हो गया? ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश, अब ये क्या है? अभिलंब है, लिख देते हैं 1 मिनट, अभिलंब है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है? ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसको कहाँ आना चाहिए? इसको इस तरह सीधा आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया? ये अभिलंब से दूर चला गया। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये भी प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि इसमें सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। इसका प्रकाश से चाल कम होता है, इसकी प्रकाश से चाल ज्यादा होता है। गोलीय लेंस यानी स्फेरिकल लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो पहले उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये क्या होता है? आप थोड़ा फोटो में देखिए, ये क्या होता है? किनारे पे पतला होता है, ठीक है, और बीच में क्या है? ये मोटा होता है। ये किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसके दूसरों शब्दों में बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि उठा हुआ लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, यानी उठा हुआ लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। अब आते हैं अवतल लेंस पे। ठीक है, यह बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है। यह बीच की अपेक्षा क्या होता है? किनारों पे मोटा होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये अभिसारी और अपसारी हम बाद में आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे, तब तक आप इतना समझ लीजिए, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है कि ये बीच की अपेक्षा, ये बीच में पतला है ना, किनारे पे क्या है? मोटा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इसको दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? यानी धसा हुआ लेंस को अवतल लेंस बोलते हैं, धसा हुआ लेंस को अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, यह किनारों की अपेक्षा, यह बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है। ठीक है, ये बीच में पतला होता है और किनारे पे क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। तो पहले हम लोग उत्तल लेंस का डिफरेंस देखते हैं। ये बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। इससे पहले हम लोग पर देख चुके हैं क्या होता है? ये बीच में मोटा होता है और किनारे पर क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को यह सिकुड़ देता है, अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को ये क्या करता है? सिकुड़ देता है, अर्थात इसकी प्रकृति अभिसारी होती है। ठीक है, इसका प्रयोग दूरदृष्टि दोष में होता है, इसका प्रयोग दूरदृष्टि दोष में होता है। इसमें प्रतिबिंब कुल 6 स्थितियों में बनता है। ठीक है, अब आते हैं अवतल लेंस पर। ठीक है, बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, ऐसे देखे थे, बीच में क्या होता है? पतला होता है और किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, ये क्या करता है? अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को ये फैला देता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्या होता है? अपसारी होती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में होता है। ठीक है,
दो दो स्थितियों में बनता है ये इसमें क्या था, इसमें प्रतिबिंब कुल 6 स्थितियों में बना था, इसमें प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनता है। अब यहाँ पे देखिए एक रियल एग्जांपल लेके देखे हैं, कॉनकेव लेंस देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या था कि बीच में मोटा, अभी अगर आपको दिख रहा होगा, ये तो ग्लास होता है तो क्लियर नहीं दिखेगा, ये क्या है, ये बीच में क्या है कि बीच में मोटा होता है। ठीक है, बीच में मोटा होता है और किनारे पे क्या होता है, ये किनारों पे ये पतला होता है। ठीक है, और उसी तरह अगर कॉनकेव का बात करें यानी अवतल लेंस का बात करें तो ये क्या होता है कि साइड में यानी किनारों पे क्या क्या होता है, मोटा होता है और बीच में पतला होता है। देखिए किनारे पे क्या है, मोटा है, ये किनारों पे क्या है, ये मोटा है और बीच में देखिएगा तो देखिए पतला नजर आता है। ठीक है, यानी इसको धसा हुआ लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, धसा हुआ लेंस को अवतल लेंस बोलते हैं। और ये उठा हुआ था तो उठा हुआ लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं यानी उत्तल लेंस बोलते हैं। अब बात आता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, यानी अभिसारी यानी कन्वर्जिंग और अपसारी यानी डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। अगर इसके ऊपर, ठीक है, ये ले लेते हैं मुख अक्ष। ठीक है, अगर इसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती है, अगर इसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती है इस लेंस के ऊपर, तो क्या करता है ये लेंस, ये क्या करता है, कन्वर्ज करके एक जगह ला के रख देता है यानी अभिसारित कर देता है। ठीक है, ये एक जगह, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, हाँ एक जगह ला के क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, यानी एक बिंदु पे लाके रख दे रहा है, किरणों को दूर नहीं जाने देता, ये क्या करता है, एक जगह लाके रख देता है। इसी को बोलते हैं अभिसारी। ठीक है, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि अब ये उत्तल लेंस क्या होता है, मोटा लेंस होता है। ठीक है, ये अगर मोटा लेंस में आप थोड़ा सपोज कीजिए मोटा लेंस है तो इसमें ज्यादा दूर तक नहीं देख पाइएगा। ठीक है, बहुत तो यहाँ तक का क्या करेगा, इसको बहुत यहाँ तक आपका इसको सीमित कर देगा। ठीक है, अगर यही पतला रहेगा तो ये दूर तक देख लीजिएगा, अगर शीशा मोटा है तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाइएगा। ठीक है, तो इसका फोकस जो होगा, इसका क्या होगा, फोकस, मान लेते इसका फोकस। ठीक है, तो इसका फोकस कम होगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, इसका फोकस कम होगा यानी कम दूर तक देखिएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं देखिएगा इसमें। हाँ, और इसका पावर जो होगा, पावर इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब जो है कोई भी चीज़ को आप जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ को आप क्या करिएगा, उसको जूम करके देख लीजिएगा। वही अपसारी क्या होता है, अगर अपसारी के ऊपर अगर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे प्रकाश किरण ये पड़ा, लाइट पड़ा, ठीक है, प्रकाश की किरण, तो ये क्या करता है, ये इसको दूर भेज देता है। ठीक है, डाइवर्ज कर देता है, यहाँ से क्या किया, डाइवर्ज कर दिया, यहाँ से क्या किया, ये डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, तो इसका जो बिंदु ये जो पॉइंट होता है, मिलने का बिंदु, ये यहाँ पे होता है, पीछे में होता है। ठीक है, तो इसका फोकस क्या होता है, निगेटिव में होता है। ठीक है, निगेटिव में होता है, इसका फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है, फोकस हो गया निगेटिव, और ये ज़्यादा दूर तक देखेगा। ठीक है, क्या होगा, ये ज़्यादा दूर तक देखेगा। ठीक है, और इसका पावर कम होता है। ठीक है, पावर कम होता है, और क्या होता है, कम होता है। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। पहला नियम है, बीम से मुख अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। क्या है कि बीम से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष से समांतर। ठीक है, यहां पे मानते हैं बिंब है, इसके समांतर चलेगा आप किरण। ठीक है, समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये उत्तल लेंस है, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर फोकस से गुजरेगी। फोकस दूरी ये है, ये F1 F2 2F1 2F1, ये इससे होकर गुजरेगी। ठीक है, क्या हुआ, ये मुख्य अक्ष के समान आया और फोकस से होके गुजर के निकल गया। ठीक है, ये इसका सेंटर है,
वो मान लेते इसको। तो पहला नियम यही था कि बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरे मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समान आया और दूसरी ओर मुख्य फोकस से क्या हुआ, गुजर गया। दूसरा नियम है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। ठीक है, ये मुख्य फोकस क्या है, ये है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, किरण आएगा और इसके समांतर क्या होगा, ये निकल जाएगा। देखिए क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण आया और क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। ठीक है, तो दूसरा नियम यही था। तीसरा नियम है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। ठीक है, अब इसको दिखाते हैं ये किस तरह होता है। देखो क्या हुआ, प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण आया, ठीक है, और बिना किसी विचलन के ये क्या होगा, निर्गत होती है। ठीक है, ये निकल जाती है यहां से। क्या हुआ, प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। ठीक है, क्या हुआ, प्रकाश किरण आया, बिना किसी विचलन के क्या हुआ, ये निर्गत हो गया है। ठीक है, अब है किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख बनाने का नियम जो है, इसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, 2 रेज यानी 2 किरण और 2 रूल की जरूरत पड़ता है, 2 नियम। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग 3 रूल पढ़ाए, 3 नियम जो पढ़ाए थे, ठीक है, उसी में से कोई 2 रूल लगेगा। ठीक है, सब में सारा किरण आरेख बनाने में 2 रूल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जैसे कि ये क्या है, हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, ये f1 फोकस, f1 2 f1 0 और यहाँ पे केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पहला कंडीशन जो है, ये कहाँ पे है, अनंत पर है। ठीक है, वस्तु कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट अनंत पे है। ठीक है, अब अनंत से क्या किए, फर्स्ट रूल लगाया। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या था, ये मुख्य अक्ष के समान आएगा और फोकस से होकर गुजर जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया, 2 सेम रूल लगा दिया है। ठीक है, एक ऊपर से एक नीचे से, पहला ही नियम लगा दिया है। ठीक है, 2 नियम लेकिन लगेगा हमेशा। अब ये कहाँ कौन साइड किया, तो F2 पे किया, F2 पे किया, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, इसका प्रतिबिंब का स्थिति हो जाएगा यानी F2 पर, F2 पर, क्योंकि F2 पे कौन साइड कर रहा था। ठीक है, अब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार होगा अत्यधिक छोटा। ठीक है, क्या होगा, अत्यधिक छोटा। ठीक है, अब प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, ठीक है, प्रकृति होगा आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा, उल्टा। ठीक है, अब क्या है, ये सेकेंड वाले में किरण आरेख बना के देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है बीम की स्थिति कहाँ पे है, तो बीम की स्थिति है 2f1 से परे, यानी कि क्या है, 2f1 है, इससे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए पे। ठीक है, ये f1 है, f2 है, ये 2f2 है। ठीक है, तो 2f1 से क्या है, पहले, तो यहां से क्या हुआ, 2 रूल लगाते हैं। पहला रूल तो ये है सदाबहार रूल, पहला रूल, और ये तीसरा रूल। ठीक है, 3 रूल में से किन्हीं 2 रूल लगाना होता है, तो ये लगाए। कौन साइड कहाँ किया ये दोनों, तो यहाँ पे किया। ठीक है, यानी F2 और 2F2 के बीच में क्या हुआ, तो कौन साइड हुआ, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा F2 तथा 2F2 के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यानी छोटा। ठीक है, प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अब ये तीसरा स्थिति का किरण आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो अब बीम का स्थिति क्या हो गया, अब आ गया बीम का स्थिति 2f1 पर। ठीक है, पहले अनंत पर किए, फिर 2f1 से पहले किए, अब 2f1 पे आ गया। ठीक है, तो वस्तु जो है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे ए पे। ठीक है, अब 2 रूल लगाते हैं, ये पहला और तीसरा रूल लगाए।
ठीक है, पहला रूल क्या था कि ये मुख्य अक्ष के समांतर और क्या था, F1 फोकस से होकर गुजर रहा था। और तीसरा रूल क्या था कि वो बिना निर्गत के निकल रहा था। ठीक है, ये दोनों तीनों फर्स्ट और थर्ड रूल लगाए तो कोइंसाइड कहाँ पे किया, तो कोइंसाइड किया यहाँ पर। तो अब इसका बीम की स्थिति क्या होगा, तो इसका बीम का स्थिति हो जाएगा 2F2 पर। ठीक है, ये क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति। और इसका आकार क्या होगा, ये समान साइज का, समान साइज का। और प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब चौथा किरण आरेख बनाते हैं। ठीक है, अब इसका स्थिति ये हो गया, बीम का स्थिति ये हो गया कि F1 और 2F1 के बीच में है। ठीक है, यानी इसका ऑब्जेक्ट अब इसके दोनों के बीच में है। ठीक है, तो अब दोनों रूल लगाए। ठीक है, फर्स्ट रूल और ये थर्ड रूल, तो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो ये क्या, कहाँ पे था इसका स्थिति, F1 तथा 2F1 के बीच। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो प्रतिबिंब का स्थिति हो जाएगा 2F1 से बड़े। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 2F1 यहाँ पे है, तो इसके बाद हुआ तो क्या लिखे यहाँ पे, 2F1 से बड़े। इसका आकार कैसा होगा, तो बड़ा होगा, इसका आकार हो जाएगा बड़ा। और प्रकृति कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा। अब पांचवा किरण आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो बीम का स्थिति अब क्या हो गया, तो अब बीम का स्थिति हो गया F1 पर, यानी फोकस F1 पर। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, दोनों रूल लगाए, फर्स्ट रूल और थर्ड रूल, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये दोनों जो है किरण एक दूसरे को क्या कर रहा है, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो प्रकृति की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रकृति की स्थिति हो जाएगी अनंत पर। कहाँ पे, तो अनंत पर। ठीक है, कैसा आकार होगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आकार हो जाएगा बहुत बड़ा। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब छठा किरण आरेख बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या हो गया, बीम की स्थिति ये F1 और केंद्र O के बीच आ गया। ठीक है, मान लेते हैं अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फर्स्ट रूल लगाया, ये थर्ड रूल लगाया, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो बीम की स्थिति क्या होगी, बीम की स्थिति क्या हो गया, जिस ओर बीम है लेंस की उसी ओर, जिस ओर बीम है लेंस की उसी ओर। तो प्रतिबिंब का आकार जो है यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, आभासी तथा सीधा। उत्तल लेंस का उपयोग, हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो फर्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लासेस, यानी आवर्धक लेंस। ये होता है आवर्धक लेंस। ठीक है, इसको आप लोग जो हाथ में मिला होगा तो बच्चों ने देखिएगा कि इससे क्या करते थे, प्रकाश में ले जाके और कागज के टुकड़ों को जलाते थे। ठीक है, एक जगह रोशनी को फोकस करके। ठीक है, दूसरा है आई ग्लासेस में, यानी चश्मा में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। हालांकि अवतल लेंस का भी होता है, तो वो अलग मैटर है। ठीक है, वो अलग बात है, वो जब वहां पे आएगा तो वहां पे समझाएंगे। उत्तल लेंस का भी इस्तेमाल होता है, अवतल लेंस का भी इस्तेमाल होता है। कैमराज में क्या होता है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैमरा क्या होता है कि जूम करके कोई भी चीज दिखाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि उत्तल लेंस का क्या होता है, लेंस मोटा होता है, इसलिए इसको कैमरा में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोस्कोप्स यानी सूक्ष्मदर्शी। ये हुआ आपका सूक्ष्मदर्शी, ये देखते हैं लैब सब में रहता है, डॉक्टर सब रखते हैं छोटे छोटे कण को देखने के लिए, जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए क्या करते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। ठीक है, तो पहला नियम है, बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार के लेंस के उसी ओर स्थित है, मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। ठीक है, तो बोलता है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष क्या होगा, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया लाइन, ये हो गया मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस से बोलते हैं।
तो इसके समान क्या होगा, मान लेते यहाँ पे एक किरण ले लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ गया और यहाँ से क्या हो गया, ये डाइवर्ज होके ऊपर चला गया। तो अब ये तो कहीं पे कोइंसाइड नहीं करेगा, तो इसके लिए पीछे लाते हैं इसको, ठीक है। कहाँ पे मिला, ये फोकस पे मिला, ठीक है। तो पहला पहला नियम था, यही था। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, ठीक है। तो ये कहाँ कोइंसाइड होगा, मिलेगा तो F2 पे मिलेगा, ठीक है। सेकेंड रूल यही है। क्या हुआ कि ये मुख्य अक्ष के समान आया और ठीक है, यहाँ से क्या होगा, डाइवर्ज हो गया, तो ये इंटरसेक्ट आगे तो कहीं करेगा नहीं, तो इसको क्या किए, पीछे लाए और F2 पे मिलाया इसको, ठीक है। तो दूसरा नियम यही है। तो तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन की निर्गत होती है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको देखिए, ठीक है। केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन क्या होता है, ये निर्गत हो जाती है। ये थर्ड रूल यही है इसका। बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज क्या होगा, ये देखते हैं। तो बीम की जो है, बीम की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पे है, ठीक है। एक मिनट, बीम की स्थिति कहाँ पे है, तो अनंत पर है, ठीक है। इसके लिए जो रूल है, जो 2 रूल, 2 नियम और 2 रेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए। तो 3 रूल अभी इससे ऊपर हम पढ़ा चुके हैं, उसी 3 रूल में से कोई 2 रूल होगा। तो पहला वाला जो था, जो अनंत पर है, उसमें दोनों जो है पहला ही रूल लगा दिया है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये क्या था कि ये था मुख्य अक्ष के समान और फिर यहाँ से क्या होता, डाइवर्ज हो जाता था और यहाँ पे बनता था। ये दोनों, एक तो ऊपर से लिया, एक नीचे से लिया, ये दोनों रूल लगाया, तब जाके पता चला यहाँ पे कोइंसाइड हुआ। तो अब यहाँ से पता चलेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। फोकस पर बीम की स्थिति क्या होगी, फोकस पर बीम का आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा और प्रकृति क्या होगा, आभासी तथा सीधा होगा। अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, बाइनोकुलर्स एंड टेलीस्कोप, ये दोनों का मतलब होता है दूरबीन, ठीक है। दूरबीन में क्या होता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, ये दूरबीन है, ठीक है। इससे क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को भी हम लोग इसके मदद से देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, निकटता को सही करने के लिए चश्मा में भी अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है, उसको ये चश्मा लगाया जाता है, ठीक है। और कैमरा में लगाया जाता है, फ्लैश लाइट में लगाया जाता है, यही सब अवतल लेंस का इस्तेमाल है, उपयोग है। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, जहां पे v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, बिंब की दूरी, और f है फोकस दूरी, ठीक है। इसको हम डिटेल में पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। अगर आप नहीं देखें पार्ट 1 तो आप प्लीज जाके देखें, तब और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आवर्धन, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय बिंब की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय बिंब की ऊंचाई, या उसको बोलते हैं, प्रतिबिंब ऊंचाई को बोलते हैं HI/HO, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं m = v/u, ठीक है। मिरर में क्या था कि -v/u था, लेंस में क्या है, v/u है, ठीक है। m = v/u, जहां पे m = अभी क्या किए थे, HI/HO, उसी को क्या लिख सकते हैं, v/u, ठीक है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसे P से डिनोट करते हैं, ठीक है, सूचित करते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता
उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता P = 1/f, ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसे D से सूचित करते हैं। 1D = 1m⁻⁻1, ठीक है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है।